आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के मैथ के क्वेश्चन के बारे में, किस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है और उसका अनुपात 3:5 है, तो उनके आयु का योग ज्ञात करें। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है 3:5, 3:5 अनुपात दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी, यहाँ पे ए ले लेते हैं और यहाँ पे बी ले लेते हैं। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन यदि हम अनुपात से देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 2 वर्ष का है। कितना का, 2 वर्ष का। क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष, लेकिन हम इसके अनुपात में देख रहे हैं तो 2 वर्ष आ जा रहा है। तो इसके अंतर से भाग कर देंगे, यानी कि नियत की तुलना नियत से करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ था ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष लिख दिए, लेकिन जब अनुपात में देखे कि इसका अनुपात 3:5 है, तो अनुपात में अंतर हो जा रहा था 2 वर्ष का, तो इसका नियत की तुलना नियत से कर दिए। अब देखिए कि क्या पूछ रहा है, तो उसके आयु का योग ज्ञात करें। यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा। तो इसी 8 से इसमें गुना कर देना है। 5 दूनी 10 और 8 5 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कौशिक थीटा बराबर 41/9 है और थीटा न्यून कोण है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं। दिया हुआ है कौशिक थीटा बराबर 41/9। कौशिक थीटा बराबर 41/9। क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ना था त्रिकोणमिति में, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर B/P। और सेक जो होता है, कॉट के बाद सेक आता है, वो कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर H/B। और जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर H/P। ठीक है, इसी टाइप पे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे कॉसेक के जगह साइन, कॉस, टैन, कॉट से कुछ भी रह सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हमको दिया हुआ है 41/9। कॉसेक थीटा बराबर 41/9 दिया हुआ है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। इसका मतलब कि H और P का वैल्यू दिया हुआ है, तो 41/9। इसके H का मान हो जाएगा इसके सामने वाला वैल्यू, और P का वैल्यू हो जाएगा 9, यानी कि H बराबर 41 और P बराबर 9। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि जब H बराबर 41 और P बराबर 9 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे B का वैल्यू निकालेंगे। तो B का वैल्यू निकालने के लिए क्लास 10 में ही एक पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला पढ़े होंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था? पाइथागोरस फॉर्मूला था, यदि आपको H और P दिया हुआ है तो B बराबर √H² प्लस P², ये फॉर्मूला दिया हुआ था। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे रख के ये दोनों का वैल्यू रखेंगे और B का वैल्यू निकालेंगे। तो B बराबर हो जाएगा √H का वैल्यू 41 है, तो 41 का स्क्वायर प्लस P का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, P का वैल्यू 9 है, तो 9 का स्क्वायर, यानी कि B बराबर आ जाएगा √41 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1681, माइनस है तो माइनस। 9 का यदि स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो B बराबर हो जाएगा √1600 में से 81 घटेगा तो बचेगा 1600। ठीक है, यानी कि P बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 2 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कि यहाँ से B का वैल्यू भी मिल गया।
ठीक है, H बराबर मिल गया, P बराबर मिल गया, B बराबर मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उस पर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 5 tan थीटा का मान क्या होगा। 5 tan थीटा बराबर 5 जैसे है उसी तरह से लिख देंगे। अब tan थीटा, तो tan थीटा का मान अभी हम बताए थे, tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं P बटा B। ठीक है, तो 5 इंटू P का वैल्यू कितना है 40 है, सॉरी P का वैल्यू 9 है और B का वैल्यू 40 है, 40 है, इंटू है में है, इसका मतलब कि गुना में होगा, तो 5 गुने 9 बटा 40, 5 से 40 कटेगा 8 बार में, यानी कि इसका आंसर आ गया 9 बटा 8। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है किसी परीक्षा में 93% छात्र पास हुए, किसी परीक्षा में 93% छात्र पास हुए तथा 259 छात्र फेल हुए। 93% दिया हुआ है, लेकिन पास होने वाले छात्र को 93% दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फेल हुए छात्र को संख्या में दे दिया है 259 छात्र फेल हुए। तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में बोल रहा है 3850, बी में 3950, सी में 3700 और डी में 4200। तो चलिए इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे तो किस तरह से हम सोल्व करेंगे। देखिए कोई भी परीक्षा में स्टूडेंट की संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% में यहाँ पे दिया हुआ है एगो पास है और एगो फेल है, यहाँ पे पास है और कुछ बच्चा फेल हो गया। तो पास होने वाले विद्यार्थी को दे दिया है कि 93% पास हुए, 93%, तो फेल कितना हुए होंगे, फेल हुए होंगे 7%। 93% में से 7% क्या हुए, फेल हो गए। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 259 फेल हुए हैं। हम मान लेते हैं कि परीक्षा देने वाले छात्र की कुल संख्या x था। ठीक है, तो x का ही ना 7% फेल होंगे, जितना परीक्षा देंगे उसी का ना 7% फेल होंगे। तो x का 7% दिया हुआ है, परीक्षा देने वाले छात्रों का 7% फेल हो गए, तो दिया हुआ है कि 259 छात्र फेल हुए हैं, 259 छात्र। तो पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे, तो उसको हम मान लिए हैं x। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो x का मतलब गुना 7 बटा में 100 इज इक्वल टू 259। अब 7 से इसको काटिए, 7 21 7 7 49, यानी कि x बटा 100 इज इक्वल टू 37। 100 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में होगा, यानी कि x बराबर 3700। यानी कि परीक्षा में टोटल 3700 छात्र बैठे हुए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3700। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रतिशत से है। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में हो, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5:6। ठीक है, खरीदा था 5 रुपया में, बेच दिया 6 रुपया में, खरीदा था 5 रुपया में, बेच दिया 6 रुपया में, तो इसको लाभ कितना रुपया का हो गया, लाभ हो गया 1 रुपया का। ठीक है, अब देखिए खरीदा था कितना में, 5 रुपया में, बेच दिया 6 रुपया में, तो लाभ 1 रुपया का हो गया। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, बस इसी फॉर्मूला पे लगा देना है। देखिए जब 5 रुपया में खरीद के 6 रुपया में बेचा तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया लाभ हुआ, गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया। 5 से ही कट जाएगा 20 बार में, 20 एकम 20, यानी कि 20% का लाभ हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है
कि एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है तो प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, कोण का जो अनुपात है, अनुपात वो दिया हुआ है 3:4:5। ठीक है, ये अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे अनुपात को देखते हैं, अनुपात को जोड़कर देखिए तो कितना होता है, तो 5, 5, 3, 8, 8 और 4 12, यानी कि इसका योगफल 12 आ रहा है। अनुपात का योगफल 12, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180। तो नियत का तुलना नियत से कर दीजिए, तो 180/12 ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग हो गया। अब ये अनुपात का योग हो गया, दोनों योग ही है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहला कोण कितना होगा, दूसरा कोण कितना होगा, तीसरा कोण कितना होगा। अनुपात में तो दे दिया है कि 3:4:5 होगा। अगर पहला कोण निकालना है तो 3 से गुना कीजिए, अगर दूसरा कोण निकालना होगा तो 4 से गुना करेंगे, तीसरा कोण निकालना होगा तो 5 से गुना करेंगे। 12 से सबसे पहले 180 को काटिए तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में। ठीक है, तो आ गया 15 × 3 = 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है चौथा, 4 है, तो 15 × 4 कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद है अनुपात में 5, तो 15 × 5 कर देंगे तो 15 × 5 हो जाएगा 75 डिग्री, यानी कि 3:4:5 का जो कोण होगा वो 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री होगा। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आप चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 5, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका जो थीटा का जो इसका एंगल होगा, सभी एंगल जो होंगे, इसके कोण जो होंगे वो भी बढ़ते हुए क्रम में ही होंगे। जैसे देख लीजिए ऑप्शन ए में दिया है 60, 45, 75, तो ये बढ़ते क्रम में नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है 45, 60, 75, ये बढ़ते हुए क्रम में है। सी को देखिए ये घटते हुए क्रम में है, और डी को देखिए ये न बढ़ते हैं नहीं घटते हुए क्रम में है, कोई क्रम में नहीं है। इसीलिए यदि अनुपात बढ़ते क्रम में है तो उसका आंसर भी बढ़ते क्रम में आएगा। यदि अनुपात घटते क्रम में रहता तो इसका आंसर भी घटते हुए क्रम में रहता। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।